अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, हाय दिस इज़ मो। दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। सो बेसिकली एज़ वी नो कि अगर आप लोग सीरीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो आपको पता है कि हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्टार्ट किया है और पिछली दो वीडियो में हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में थोड़ा बहुत डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसका इंट्रोडक्शन किया, देन वी टॉक अबाउट द डीएनए स्ट्रक्चर एंड नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ दिस डीएनए रेप्लिकेशन। सो एज़ वी नो के एज़ फार एज डीएनए रेप्लिकेशन इज कंसर्न वी हैव टू कंपार्टमेंट्स। ऑन वन साइड वी हैव प्रोकैरियोट्स एंड ऑन अदर साइड वी हैव यूकैरियोट्स। तो इस वीडियो में मतलब कि इस ये वाले कंपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मतलब कि दो डिफरेंट थ्योरीज हैं, दो डिफरेंट मेथड्स हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन ऑन प्रोकैरियोट्स को डिस्कस करेंगे एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ यूकैरियोट्स। तो आइए बगैर किसी तरह के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो एज वी नो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ये है कि उनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने अंदर जो जीनोम है, जीनोम जो कि उन सब के मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आई एम टॉकिंग अबाउट सेल, यूनिसेलुलर, मतलब कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उसका जीनोम होता है, जो मोस्टली आपके पास डीएनए होता है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, रेगुलेट हो रहे होते हैं, जितने भी प्रोटीन्स बन रहे होते हैं, जितनी भी मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, डिस्ट्रक्शन, एनीथिंग विच इज मेनली इट इज कंट्रोल बाय योर जीनोम। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की तीन मेन कैरेक्टर होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल के वो ग्रो करते हैं, ठीक है। देन वो जो है वो डिवाइड करते हैं, मतलब कि अपने जैसे दूसरे बनाते हैं और फिर वो मरते हैं, मतलब कि द थर्ड कैरेक्टर इज डेथ। दीज आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि किसी भी एक सेल को दो में कन्वर्ट होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो इसका जीनोम है, क्योंकि ये सेल मतलब कि एक सेल में एक ही उसका जीनोम होता है। तो अगर एक सेल दो में टूटना चाहता है तो उसको अपने जीनोम को भी दो में तोड़ना पड़ेगा, यानी कि उसकी जीनोम की कॉपी करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट यू कैन से दैट कि द प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस रेप्लिका यानी कि कॉपी ऑफ जीनोम, जीनोम उस प्रोसेस को आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अच्छा, सो एज वी नो के इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ प्रोकैरियोट्स, राइट। तो अब आइए बगैर किसी देर के उसके ऊपर बात करते हैं। याद रखिएगा कि जितने भी आपके पास डीएनए बेस्ड प्रोसेस होते हैं, डीएनए बेस्ड, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन है, इसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्शन आएगा, उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन आएगा। तो याद रखिएगा एवरी डीएनए बेस्ड प्रोसेस इज मेनली कंसिस्ट ऑन थ्री मेन स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होता है इनिशिएशन, देन यू हैव इलोंगेशन, ठीक है, एंड देन यू हैव एट थर्ड एग्जैक्टली टर्मिनेशन। These are the three main processes, or you can say three main steps on which DNA replication of either prokaryotes or either eukaryotes is going to depend on. तो सबसे पहले हम लोग लिस्ट को फॉलो करेंगे और हम लोग इनिशिएशन को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा कि जो आपके पास इनिशिएशन है किसी भी आपके पास प्रोसेस का, चाहे वो रेप्लिकेशन हो, आपके पास ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखें वर्बली बात करते हैं ना, देखें इनिशिएशन जब भी कोई, मतलब कि इनिशिएशन का मतलब होता है कि एक सेल डिसाइड करता है कि अब उसे अपने जीनोम की कॉपी करनी। याद रखिएगा कि जो आपके पास किसी भी सेल का जीनोम होता है वो उसका सबसे, मतलब कि एज फार एज इस मास इज कंसर्न, ऑलमोस्ट उसका 50% जो है वो अपार्ट फ्रॉम, मतलब कि एक सेल में से अगर आप वाटर निकाल लें तो उसका 50% जो उसका वेट होता है इट इज़ ऑलमोस्ट इट्स जीनोम। तो अगर एक सेल ये डिसाइड करता है कि उसने अपनी जीनोम की कॉपी करनी है तो याद रखिएगा इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। उसमें बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्रोटीन्स, बहुत सारे अदर रेगुलेटरी फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो किसी भी डीएनए रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने से पहले उन सबको तैयार करना पड़ता है। तो अगर एक सेल उसमें जाएगा तो उसको अपना बहुत कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो इनिशिएशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, और इस डीएनए रेप्लिकेशन और किसी भी डीएनए बेस्ड प्रोसेस के अंदर यही जो आपके पास इनिशिएशन होती है ये आपके पास, यू विल कॉल्ड इट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग, या इसको आप लोग रेट लिमिटिंग कहें तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज वो हम लोग अक्सर यूज़ भी करते हैं। व्हाट इट इज़, रेट लिमिटिंग, रेट लिमिटिंग स्टेप। तो अब आइए बगैर किसी देर के हम लोग इनिशिएशन को स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दैट। इनिशिएशन। अच्छा, आप लोग सोच रहे हो कि मैंने आज यहाँ पर ये एक अलग कंपार्टमेंट क्यों बनाया है। तो एज वी नो क्या
इस साइड के ऊपर जितना भी हमारा जो बाय वर्ड या फिर बाय थ्योरी हमारे जो एक्सप्लेनेशन होगी हम लोग यहाँ करेंगे। एंड एज वी नो के डीएनए रेप्लिकेशन और कोई भी डीएनए प्रोसेस आपको डायग्रामेटिकली भी आपको मतलब कि समझाना पड़ता है, तो दैट्स वाई हम लोग उसको वहाँ उस तरफ करेंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट इनिशिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी डू द हेडिंग इनिशिएशन। ओके, सो याद रखिएगा द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी आर डिस्कसिंग इन दिस डीएनए रेप्लिकेशन इज द इकोलाई, यानी कि इसका किया इकोलाई। तो बिफोर टॉकिंग ऑन द इनिशिएशन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस द जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट्स। जीनोम्स याद रखिएगा कि द जीनोम ऑफ मोस्टली प्रोकैरियोट्स आर सी डीएनए, यानी कि कोवलेंटली कंबाइंड सर्कुलर डीएनए, यानी कि मोस्टली जो आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जीनोम आपके पास सर्कुलर होता है। सर्कुलर का मतलब ये है कि इस जीनोम का कोई एंड नहीं है, मतलब कि बेसिकली हम लोग डीएनए को कुछ यूं समझते हैं ना कि जो आपके पास मोस्टली जीनोम होते हैं, जो कि आपके पास डीएनए मतलब कि डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड के बने हुए होते हैं, इट इज समथिंग लाइक दैट, मतलब कि डीएनए का जो आपके पास स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होता है, लाइक दैट, इस तरह से। तो एक उसकी आप मतलब कि दो स्टैंड्स होती हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं और यहाँ से यहाँ पर आके ख़त्म होती हैं। तो अगर मैं इस एंड को उठाकर इस एंड से मिला लूँ, ठीक है, तो इसको बिल्कुल क्लोज कर दूं, तो उसके बाद जो आपके पास एक जीनोम बन के तैयार होगा। लेट मी ड्रॉ इट, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ करके बना सकूं, लेट मी ड्रॉ इट। आई होप सो ये सही बने, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ आ रहा हो। राइट, तो मैंने क्या किया, अब मैंने इसको लिया और इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। तो अब ये जो स्ट्रेट जीनोम था, अब ये क्लोज जीनोम बन गया। तो दिस इज द एक्चुअली मतलब कि दिस इज एक्चुअली द जीनोम ऑफ योर प्रोकैरियोट, मतलब कि जितना भी आपके पास प्रोकैरियोट्स होते हैं उनका जीनोम इस तरह से कोवलेंटली कंबाइन होता है और सर्कुलर होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका कोई एंड नहीं होता, मतलब कि उसकी ना तो कोई इनिशिएशन होती है और ना ही उसकी किसी खास किस्म की जो है वो क्लोजिंग होती है। तो इस तरह का आपके पास जो होता है वो होता है जीनोम ऑफ मोस्टली प्रोकैरियोट्स। अच्छा, सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें इनिशिएशन के ऊपर, तो याद रखिएगा कि जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है उसके कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स कुछ इस तरह से होते हैं कि उनको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल द फर्स्ट रूल इज दैट के डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। आई होप सो कि आपने ये एक्सपेरिमेंट अपनी इंटरमीडिएट में किया हो। कंजर्वेटिव मतलब कि जब भी कोई डीएनए आपके पास रेप्लिकेट करता है तो एज वी नो कि उसकी दो मतलब के डीएनए लाइक दैट ना, इस तरह से, लाइक दिस, राइट। तो इसकी दो स्टैंड्स हैं, तो एक अलग होगी, ठीक है, और दोनों जो आपके पास स्टैंड्स हैं वो एज अ टेम्पलेट काम करेंगे और दोनों के ऊपर आपके पास पॉलीमराइजेशन होगी। दिस इज मींस डीएनए रेप्लिकेशन। एंड देन द सेकंड रूल इज दैट कि जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शनल मतलब कि खास डायरेक्शन में होती है, मतलब कि एज वी नो कि वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होती है, मतलब कि जब भी कोई नई डीएनए की स्टैंड आके बनेगी तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होगी। आई होप सो कि आपने पिछली वीडियो देखी है, तब आपको ये 5 प्राइम और 3 प्राइम समझ आने वाले हैं। नाउ अब अगर आपने वो नहीं देखी और आपको इसका नहीं पता तो इसका बहुत यूज होने वाला है, तो पीछे जाइए वो वीडियो देखिए एंड देन कम टू दैट। देन अब आपके पास जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर इन्वॉल्व है इस केस में, मतलब कि जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, वो ये है कि जो आपके पास डीएनए रेप्लिकेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि इट इज स्पेसिफिक, मतलब कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट। मतलब कि जीनोम के ऊपर एज वी नो कि आपके पास बहुत सारी रीजन होते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। उन बहुत सारे रीजन में से एक रीजन ऐसा है जिसको आप लोग ORI कहते हैं। क्या कहते हैं? ORI मीन्स ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब कि एक खास किस्म के सीक्वेंसेस होते हैं, असल में ये रिपीट्स होते हैं, इसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। ये रिपीट्स होते हैं जो कि एक खास किस्म के रिकॉग्निशन सीक्वेंस की तरह पे काम करते हैं, जो कि आपके पास डीएनए पॉलीमराइज जब आपको मतलब कि डीएनए की पॉलीमराइजेशन करने आता है, तो ये जो सीक्वेंसेस होते हैं जिसको आप लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं, फिर ORI रीजन कहते हैं या ORI सीक्वेंसेस कहते हैं, वो उस डीएनए के मतलब के उस डीएनए पॉल एंजाइम यानी कि डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो वहां पर आकर अटैच होते हैं और फिर वहां से जो है वो डीएनए की रेप्लिकेशन का बाकायदा आगाज होता है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब के ORI रीजन्स। ORI रीजन, सो याद रखिएगा इकोलाई के अंदर ORI रीजन यानी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI रीजन, इट कंसिस्ट ऑफ ऑलमोस्ट 13 बेस पेयर, मतलब कि एक 13 बेस पेयर का एक सीक्वेंसेस है, मतलब एक सीक्वेंस है ऑफ 13 बेस पेयर, एंड इट रिपीट्स 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 रिपीट्स, 3
रिपीट्स। नाउ आई होप सो कि आपको बेस पेयर का बताओ, मतलब कि बेस मतलब कि जब दो नाइट्रोजन मतलब कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए की स्ट्रैंड में आपस में पेयर करते हैं तो उस एक पेयर को आप लोग बेस पेयर कहते हैं। तो मतलब कि 13 बेस पेयर्स होते हैं और आपके पास उस मतलब वो 3 टाइम्स रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है। अब वो जो आपका रीजन है ऑन इक्वलाइज जीनोम, उसको आप लोग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। लेकिन जो आपका इनिशिएशन है वो उससे भी थोड़ा सा नीचे एक और रीजन है, मतलब एक और सीक्वेंस है जिसको आप लोग डीएनए बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए बॉक्स, उसका नाम है, and it is almost a 9 base pair long, 9 base pair long, and it is 4 repeats, 4 repeats, right है। so अब मैं यहाँ पर ये जो एक पूरा जीनोम बनाने लगा हूँ और उसके ऊपर मैं ये ORI और DNA बॉक्स को ड्रॉ करूंगा। so let me draw it first, let me draw it। तो यहाँ पर इसी DNA को कंबाइन करके उसको सिंपली अगर सेकंड प्रोग्राम लिखना है उसको स्पेशली मल्टीप्लाई मुझे लगाना पड़ता है। तो let me draw circle, so let's say ये आपका डिवाइड कर लो सके, right है। so let's say ये आपके पास ये डिवाइड कर सकते हो, इस तरह से करते हैं। so let's say ये आपके पास लाइट फॉर एग्जाम्पल लेट्स से ये आपके पास उस इक्वलाई का जीनोम है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं डीएनए बॉक्स को। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर हल्का सा जो है मतलब कि यहाँ ऊपर मैं करता हूँ राइट देयर, मुझे इसको हल्का सा मिटाना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर डीएनए बॉक्स को बना सकूँ। राइट, आई थिंक इट्स नफ। सो इट्स 4 रिपीट्स, राइट। सो 1 2, ये सब जो है वो इक्वल नहीं है, लेकिन आई होप सो कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि यहाँ पर ये 4 रिपीट्स हैं, मतलब कि 9 बेस पे लॉन्ग सीक्वेंसेस हैं जो कि अपने आप को 4 टाइम्स जो है वो रिपीट कर रहे हैं। लेट मी ड्रॉ इट राइट। तो लेट्स से कि यह आपके पास क्या है, दिस इज योर डीएनए बॉक्स। तो उसके हल्का सा अपस्ट्रीम आकर आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है इनसाइड योर इक्वलाई। सो लेट मी ड्रॉ इट। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, इसका मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी ड्रॉ इट। सो नाउ इट इज 13 base pair and exactly 3 repeats. So 1 2 and 3. So let me also fill it that way. अब इतना अच्छा बना दी, मेरा मिटाने का दिल नहीं करेगा इसको। So let me draw it like that. So now as you can see कि 3 repeats and it is 13 base pair long. Now what it is ORI, यानी कि origin of replication ORI, राइट। तो ये आपके पास जो है वो इक्वलाई का जीनोम है और ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्वेंसेस हैं उसकी डीएनए रेप्लिकेशन को इनिशिएट करने के लिए। सबसे पहले जो आपके पास प्रोटीन या फिर एंजाइम जिसको आप लोग कह सकते हैं वो आएगा, इट इज कॉल्ड एज डीएनए ए, डीएनए ए। इसको आप लोग डीएनए जायरेज भी कहते हैं, डीएनए गायरेज, गायरेज या जायरेज डिपेंडिंग ऑन कि आप लोग इसको जी पढ़ते हैं या गा पढ़ते हैं। अच्छा, सो अब ये जो आपके पास डीएनए ए है ये आएगा फर्स्ट ऑफ ऑल और ये आकर आपके पास डीएनए बॉक्स के ऊपर अटैच होगा। अच्छा, अब मैंने इसको मतलब कि डीएनए बॉक्स को और ORI को ओकेजनली थोड़ा सा दूर बनाया है, लेकिन ये बिल्कुल आपस में बिल्कुल क्लोज होते हैं, इतना क्लोज होते हैं कि जब ये डीएनए ए इसके साथ आकर अटैच करेगा तो इसकी जो मतलब कि इसका जो ओवरऑल इसका एक्सपोजर है, मतलब कि इसका ओवरऑल शेप है, साइज है, वो इतना होगा कि वो ORI को आराम से भी रीच कर पाएगा, ठीक है। हालांकि इसका फंक्शन कुछ नहीं होता इसके साथ, मतलब कि डीएनए ए का इसके साथ फंक्शन कुछ नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि डीएनए बॉक्स और ORI इतने करीब हैं। और ये जो डीएनए बॉक्स है ये ORI का थोड़ा सा डाउन स्ट्रीम है, मतलब कि थोड़ा सा बाद में जाकर सीक्वेंस के ऊपर डीएनए बॉक्स आता है। यू कैन से दैट कि जो आपके पास ORI है इट इज अ लिटिल अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम मतलब ऊपर की तरफ, हल्का ऊपर की तरफ फ्रॉम डीएनए बॉक्स, राइट। अब जो आपके पास डीएनए जायरेज है वो आएगा और आने के बाद जो है वो इस डीएनए बॉक्स के साथ आके अटैच होगा, डीएनए जायरेज। सो लेट मी रेज जस्ट द हेडिंग ऑफ दैट, बाद में भी मुझे ये रिमूव करना पड़ेगा, लेकिन नाउ लेट मी रेज दैट। और लेट्स से कि ये आपके पास जो है वो ये डीएनए ए जो है वो आकर यहाँ पर इस तरह से अटैच होगा। अच्छा, मैं इसको अटैच नहीं करा रहा बिकॉज मुझे बाद में इसको एक्सप्लेन करना है क्यों नहीं करा रहा। सो लेट्स से मतलब कि इसको मैं रिमूव नहीं करूँगा। सो लेट्स से कि ये कंबाइन में ये जो मैंने डबल शेप कंबाइन स्ट्रक्चर बनाया है ये आपके पास क्या है, ये आपके पास मैं ऊपर यहाँ लिख देता हूँ डीएनए ए, यानी कि डीएनए जायरेज है। अच्छा, अब डीएनए जायरेज क्या काम करेगा? अच्छा, अब याद रखिएगा कि शायद इस वीडियो में मैं इसका कंप्लीट फंक्शन एक्सप्लेन ना कर पाऊँ बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फंक्शन टू एक्सप्लेन यू, बिकॉज दिस एंजाइम इज आल्सो नोन एज टोपोआइसोमरेज 2। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं, बट वी कॉल्ड इट टोपो सॉरी फॉर द नॉइस, टोपोआइसोमरेज 2।
अच्छा, जब हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, डीएनए जाइरेज के ऊपर, टोपोइसोमरेज के ऊपर, और खास किस्म का जो आपका सुपर कॉइलिंग है उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें हम लोग ये एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से ये जो आपका डीएनए जाइरेज है ये अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। सो दैट्स वाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस फंक्शन, मतलब कि द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम और दिस प्रोटीन इन दिस वीडियो। लेकिन आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आपके पास डीएनए जाइरेज है, आप लोग अपने नोट्स में नोट डाउन भी करेंगे कि इसका फंक्शन ये है कि इट इज़ अ नेगेटिव सुपर कॉइलर एंजाइम, मतलब कि इट इज़ व्हाट, इट्स अ नेगेटिव सुपर कॉइलर एंजाइम। अब ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है, सुपर कॉइलिंग इटसेल्फ क्या होती है, एज आई सेड दैट, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगी, उसके अंदर हम लोग इसको समझेंगे। लेकिन डीएनए जाइरेज क्या करता है, ये आपके पास डीएनए की नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है। अच्छा, अब उस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग से होगा ये, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग से क्या होगा, ये कि आपके पास जो डीएनए की डबल हिलेक्स है वो अनवाइंड हो जाएगी, वो खुल जाएगी। किस तरह से खुलेगी, एज आई सेड दैट, उसको अलग से समझेंगे। लेकिन यहाँ पर समझने के लिए सिर्फ इतना है कि जो आपका डीएनए जाइरेज है वो आपके पास इस डीएनए बॉक्स के ऊपर आके जब अटैच होगा, यानी कि इस 9 बेस पर 4 रिपीट्स के ऊपर आके अटैच होगा, तो इसको वो अनवाइंड करेगा और यहाँ से ओपन कर देगा। दैट वाज द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए जाइरेज। अभी किस तरह से करेगा, मैंने बहुत मरतबा कहा है कि वो आपके पास नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो यानी इन शॉर्ट ये कि ये आया और इसने ओपन कर दिया। तो लेट मी इरेज दैट, मुझे मिटाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन आई हैव टू इरेज दैट। सो आई डोंट नो व्हाई आई डोंट वांट टू इरेज दैट, बट शायद थोड़ा अच्छा बन गया था मुझसे पहली मिनट का कुछ, राइट। तो लेट्स से कि अब हम लोग यहाँ पर इसको जो है वो ओपन कर, और ये इसके जो है वो बेस पेड्स इस तरह से। अच्छा, तो यहाँ पर ये ओपन हो चुका है। अच्छा, ये जो ओपनिंग है ये किस पॉइंट के ऊपर हुई है, इट इज वो आपके पास डीएनए बॉक्स के ऊपर हुई है। क्या हुई है, डीएनए बॉक्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक थोड़ी सी चीज है समझने वाली, विच आर द रेप्लिकेशन बबल एंड डीएनए फॉर्क, व्हाट विच इज रेप्लिकेशन बबल एंड डीएनए फॉर्क, राइट। अच्छा, तो ये जो आपके पास एक बबल नुमा स्ट्रक्चर है, असल में इसी को आप लोग रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रेप्लिकेशन बबल, रेप्लिकेशन बबल मींस दैट के द बबल शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड फ्रॉम डीएनए स्ट्रैंड्स, जहां से जो आपके पास रेप्लिकेशन है उसकी इनिशिएशन होती है, उसको आप लोग रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। असल में इसके बाद होगा ये कि आपके पास एक और एंजाइम आएगा जिसको आप लोग डीएनए बी कहते हैं, जिसको आप लोग हेलिकेज एंजाइम कहते हैं। वो आकर इसकी एक स्ट्रैंड के ऊपर अटैच होगा और इसको अनवाइंड करेगा, और जहां से अनवाइंड करेगा तो उसी के साथ, यानी कि डीएनए हेलिकेज के साथ आकर अटैच होगा आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3, और फिर वहां से जो आपके पास ये दोनों स्ट्रैंड्स हैं इनकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट होगी। तो इस बबल से रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, दैट्स वाई हम लोग इसको रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। और ये जो ये स्ट्रक्चर है जहां पर ये पॉइंट, लेट मी हाईलाइट इट दैट राइट देयर, ये पॉइंट जहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ओपन हो रहा है, ये एक फॉर्क लाइक स्ट्रक्चर है ना, फॉर्क हम लोग जो आपके पास कांटा होता है उसको कहते हैं, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है। लेट मी आई होप सो कि आपने कभी से खाना खाया हो, लाइक इस तरह का जो आपका स्ट्रक्चर होता है, आपने अक्सर खाने की मेज पे देखा होगा कांटा। तो वो जो कांटा है उसको आप लोग फॉर्क कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है इट इज समथिंग लाइक फॉर्क ना, सो दैट्स वाई आप लोग इसको डीएनए फॉर्क कहते हैं। अच्छा, तो इसको डीएनए फॉर्क इसलिए कहते हैं बिकॉज यहाँ पर सो जो आपके पास डीएनए हेलिकेज है वो इसको अनवाइंड करता है, जो आपके पास डीएनए की डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको अनवाइंड करता है, ओपन करता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने रेप्लिकेशन बबल को भी डिस्कस कर लिया, और नाउ यू हैव डिस्कस आल्सो डीएनए फॉर्क। अब आपके पास फर्दर 2 प्रोटीन्स आएंगे, ठीक है, जो कि कुल मिलाकर आप उसको डीएनए हेलिकेज कहते हैं, विच आर फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी रेज दिस नेगेटिव सुपर कॉइलिंग आल्सो बिकॉज नाउ आई डोंट नीड दैट, neither you. So now you have what, you have DNA A, DNA B प्लस DNA C, मतलब कि 2 प्रोटीन्स होंगे वो आएंगे, और कुल मिलाकर एक, अच्छा, अब दोनों की जो तादाद है वो आपके पास 6 है। क्या है, 6 विल बी डीएनए सी एंड सिमिलरली 6 विल बी डीएनए बी, दोनों मिलकर एक हेक्सामेरिक जो आपके पास प्रोटीन है उसको जनरेट करेंगे। याद रखिएगा, ये एक इस तरह का एंजाइम है, ये एक इस तरह का प्रोटीन है जिसके पास ये एबिलिटी है कि ये एटीपी को यूज कर कर ये अपने आप को रोटेट कर सकता है, और उसका मेन फंक्शन ये है कि ये जाकर उस रेप्लिकेशन बबल के अंदर डीएनए की एक स्ट्रैंड के साथ, मतलब 2 थी ना जब उसको सेपरेट किया गया, तो एक
एक स्ट्रैंड के साथ बाइंड करेगा और वो रोटेट करेगा, और जब वो रेप्लिकेशन फॉर्क मतलब कि डीएनए फॉर्क तक पहुंचेगा और फॉर्क के बाद जब फर्दर रोटेट करेगा तो उसकी रोटेशन से जो आपके पास बाइंडेड यानी कि डीएनए डबल हेलिक्स है वो फर्दर ओपन होती जाएगी, और इस तरह से जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन है वो फर्दर आगे बढ़ती जाएगी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डीएनए बी एंड डीएनए सी। यानी कि इस डायग्राम में अगर मैं इसको बनाऊं तो याद रखिएगा कि जब ये रेप्लिकेशन बबल बनेगी तो ये इतनी बढ़ जाएगी कि जो आपके पास ये रेप्लिकेशन बबल है ये आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन तक पहुंच जाएगी। मतलब कि इफ़ आई ड्रॉ दैट थोड़ा सा ख़राब बनेगा, मतलब कि थोड़ा सा आई थिंक थोड़ा सा गलत भी बने, मतलब कि ये डायग्राम गलत बने, लेकिन बट आई वांट यू इज़ टू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरह से चीज़ें होती हैं। तो मतलब कि जो आपको रेप्लिकेशन बबल है कुछ इतनी बड़ी हो गई है, राइट दैट, मतलब कि इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन जो आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है और जो आपका डीएनए बॉक्स है वो इतने क्लोज होते हैं कि वो जो आपका रेप्लिकेशन बबल जब नॉर्मली भी बनती है तो उसका जो एक डीएनए फॉर्क होता है वो आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को टच करता है। दिस इज व्हाट द मेन थिंग इज। अच्छा, सो नाउ एज वी नो कि ये आपके पास डीएनए फॉर्क है, और अब आपके पास यहाँ पर आएगा जो आपका हेलिकेज एंजाइम है। मतलब कि इस डीएनए बी और डीएनए सी को आप लोग ओवरऑल क्या कहते हैं, यू कॉल्ड इट हेलिकेज। हेलिकेज का मतलब कि ऐसा एंजाइम जो कि हेलिक्स को ब्रेक करता हो। अच्छा, अब याद रखिएगा कि ये जो आपके पास डीएनए बी और डीएनए सी का जो कॉम्बिनेशन है ये आपके पास कहाँ अटैच होता है, ये आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ऊपर आके अटैच होता है, मतलब कि यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरह से होगा। मैं इसको सिंपल एक सर्कल से ड्रॉ कर रहा हूँ बिकॉज मैं इसको पूरा स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल वो आई एम टू से कि मैं नहीं बना सकता। मैं लेट मी ड्रॉ। सो लेट से कि ये आपके पास जो है हेलिकेज एंजाइम है, मतलब कि ये हेलिकेज एंजाइम है। अभी क्या करेगा, अभी यूज करेगा एटीपी को, किसको, एटीपी को, और एटीपी को यूज करके ये रोटेट करेगा, और जब वो रोटेट करेगा तो एज वी नो कि ये फर्दर जो डीएनए है उसको वो अनवाइंड कर देगा। नाउ अब यहाँ पर एक और फर्दर प्रोटीन आता है जिसको आप लोग कहते हैं एसएसबी। एसएसबी, नाउ एसएसबी मींस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एसएसबी प्रोटीन यानी कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। अच्छा, अब एज वी नो कि जो आपके पास ये रेप्लिकेशन बबल के थ्रू जो आपके पास जो डीएनए जो दो आपके पास डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं आपस में से सेपरेट हुई हैं, इनकी टेंडेंसी है कि ये वापस जुड़ जाएं। तो इनको जुड़ने से बचाने के लिए नेचर में एक प्रोटीन है जो कि इन दोनों के ऊपर आकर इनकी बेसिस के साथ अटैच होता है ताकि ये फर्दर दोबारा से रीनेचर ना हो जाए, मतलब कि जो डी नेचर आपके पास ये दो आपके पास डीएनए की स्ट्रैंड है ये वापस ना जुड़ जाए। तो वी हैव अनदर प्रोटीन जो कि आकर लेट मी ड्रॉ विद द ग्रीन वन, यहाँ पर आकर अटैच हो जाता है राइट देयर, ताकि ये जो दो आपके पास स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की ये वापस से अपने साथ ना जुड़ जाएं। तो मतलब कि ये डीएनए की बेसिस के साथ, लाइक दैट फॉर एग्जांपल दिस आर अटैच विद द डीएनए बेसिस, तो ताकि ये वापस से ना जुड़ जाएं। तो यहाँ पर ये आपके पास मतलब कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन का फंक्शन है कि इट बाइंड्स विद अ सिंगल स्ट्रैंड ताकि वो दूसरी सिंगल स्ट्रैंड के साथ बाइंडिंग को प्रोहिबिट कर सके यानी कि रोक सके। नाउ अब आपके पास आते हैं प्राइमर्स। नाउ यू हैव एन एंजाइम जिसको आप लोग कहते हैं प्राइमेज। क्या कहते हैं, प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम जिसको हम लोग आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। नाउ द मेन क्वेश्चन अराइज इज दैट के व्हाट प्राइमर्स आर। सो उसको समझाने के लिए मैं रैंडमली यहाँ पर एक डीएनए की स्ट्रैंड ड्रॉ कर रहा हूँ। लेट्स से कि ये आपके पास एक डीएनए की स्ट्रैंड है राइट, और ये आपके पास उसकी बेसिस लिखी हुई है अनबाइंडेड स्ट्रैंड, मतलब कि ये जो आपके पास दो स्ट्रैंड्स थी उनमें से एक को मैंने यहाँ पर ले लिया राइट। सो नाउ यू हैव राइट दैट ओके। सो लेट्स से ये इसका जो है वो 3 प्राइम एंड है, ठीक है, और ये इसका 5 प्राइम एंड है। अच्छा, अब याद रखिएगा कि अगर इस सिंगल स्ट्रैंड को डीएनए पॉलीमरेज ने इसके ऊपर फर्दर इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में एक दूसरी स्ट्रैंड लगानी है तो याद रखिएगा कि कभी भी जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इटसेल्फ वो खुद आकर यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता बिकॉज इट कैन नॉट रिकॉग्नाइज द एग्जैक्ट सीक्वेंस। और याद रखिएगा कि जो आपके पास डीएनए की फर्स्ट बाइंडिंग है वो डीएनए के साथ नहीं होती, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज की फर्स्ट बाइंडिंग है वो डीएनए के साथ नहीं होती, वो आरएनए के साथ होती है। तो यहाँ पर हमारे पास आते हैं प्राइमर्स। प्राइमर्स क्या होते हैं, प्राइमर्स आर एक्चुअली लेट मी राइट इट समवेयर आल्सो, व्हाट वेयर शुड आई हैव टू राइट राइट ओके, व्हाट आर प्राइमर्स। Primers are basically short sequence of almost 5 to 50 और समटाइम्स ये 90 बेस पेयर तक भी जो आपस पास कंस्टिट्यूट करते हैं, और ये बेसिकली मोस्टली आरएनए के होते हैं, मतलब कि आर एन टी मतलब कि आरएनए इन नेचर होता है। सो लेट मी
RNTs, यानी कि राइबो न्यूक्लियोटाइड्स आकर RNA यानी कि RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड के जो आपके पास 5 to 50 और 90 बेस पेयर लंबे तक जो आपके पास शॉर्ट शॉर्ट सीक्वेंसेस हैं वो अगर अटैच होते हैं, और याद रखिएगा कि जो आपके पास RNA की डायरेक्शन है इट इज आल्सो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और आकर जब अटैच होते हैं तो ये असल में गाइड करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को अपनी तरफ, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर इसके ऊपर अटैच करता है और फर्दर डीएनए की रेप्लिकेशन करता है। तो इन शॉर्ट ये अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं तो जो आपके पास प्राइमेज एंजाइम है यानी कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आएगा, और यहाँ पर उसने जो है वो आरएनए मतलब के स्मॉल स्मॉल राइबो न्यूक्लियोटाइड के जो सीक्वेंस है, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो 5 बना रहा हूँ, लेकिन ये 5 से लेकर 90 तक होते हैं, और ये इनकी डायरेक्शन क्या है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम पे होते हैं। अच्छा याद रखिएगा, जिस तरह से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन होती है राइट, वो हमेशा से 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, यानी कि जब भी कोई नई डीएनए की स्ट्रैंड या फिर नई जो आपके पास आरएनए की स्ट्रैंड इवन फ्रॉम ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन बनेगी, तो उसकी जो आपके पास डायरेक्शन होगी, यानी कि जब भी कोई नया न्यूक्लिक एसिड उसकी जब पॉलीमराइजेशन होगी इट विल ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसका रीजन क्या है उसको हम लोग ड्यूरिंग इलोंगेशन समझेंगे, कि जो आपके पास जब भी कोई नया आपके पास न्यूक्लियोटाइड, चाहे वो आपके पास आरएनटी हो मतलब कि राइबो न्यूक्लियोटाइड हो या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड हो, जब वो आके अटैच करता है तो उसकी अटैचमेंट का ओवरऑल प्रोसीजर ये होता है कि एज वी नो कि मोस्टली न्यूक्लियोटाइड के ऊपर 3 फॉस्फेट होते हैं, तो उसका जो अल्फा फॉस्फेट है उसके ऊपर अटैक करता है 3 प्राइम का OH। सो दैट्स वाई जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन या फिर कोई भी आपके पास पॉलीमराइजेशन है न्यूक्लिक एसिड के, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 5 प्राइम एंड इट विल एंड एट 3 प्राइम। सो जो आपके पास प्राइमेज एंजाइम होता है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि ये जो आपके पास प्राइमर्स है उनको आके लगाता है, और याद रखिएगा कि इट आल्सो रिमूव सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, इनको भी क्या करता है, रिमूव करता है। बिकॉज अगर सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन लगे होंगे तो उन सिंगल स्टैंड्स के ऊपर जो है आपके प्राइमर्स नहीं लग सकते, बिकॉज एसएसबी बाइंड्स विद द न्यूक्लिक एसिड ना, तो न्यूक्लिक एसिड की नाइट्रोजीनियस बेसिस के ऊपर, तो अगर वहां पर एसएसबी लगा हुआ है तो आपके प्राइमर नहीं लग सकते। तो आपके पास जो प्राइमेज एंजाइम है यानी कि आरएनए पोल है, अच्छा आप लोग इसको एक दूसरा नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट डीएनए जी, आप क्या कहते हैं, यू कॉल्ड इट डीएनए जी, लेट मी राइट विद द ब्लैक वन, इस प्राइमेज को आप लोग डीएनए जी भी कहते हैं, डीएनए जी। तो ये आकर आपके जो प्राइमर्स है वो लगाता है ताकि जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो आकर अटैच हो सके और फिर फर्दर जो है वो डीएनए की पॉलीमराइजेशन को स्टार्ट कर सके। सो यहाँ पर आपकी इनिशिएशन एंड करती है। अब आइए बात करते हैं इलोंगेशन के बारे में। इलोंगेशन के बारे में सो अब तक जो हमारे पास सूरत हाल है उस डीएनए की रेप्लिकेशन बबल के ऊपर वो कुछ यूं है कि आपके पास जो हेलिकेज एंजाइम है, ठीक है, वो आपके पास उस डीएनए की डबल हेलिक्स को अनवाइंड कर रहा है, ठीक है, और जो आपके पास प्राइमर्स है वो लग चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने एक स्ट्रैंड के ऊपर प्राइमर लगाए हुए हैं और दूसरे के ऊपर मैंने इसको इंटैक्ट छोड़ा, मैंने इसको प्राइमर नहीं लगाए हुए। असल में जो आपके पास प्राइमर्स लगाने का जो फंक्शन होता है, हालांकि ये बात पिछले स्टेप की है, लेकिन जो आपके पास प्राइमर्स होते हैं, ठीक है, वो दो डिफरेंट तरीकों से लगते हैं। किस तरह से, अच्छा जो आपके पास एक स्टैंड होती है, वन स्टैंड, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमर्स लगता है, यानी कि वन प्राइमर, और जो आपके पास दूसरी स्टैंड होती है उसके ऊपर आपके पास मल्टी प्राइमर्स लगते हैं। इसका क्या चक्कर है, और ये बेसिकली मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक के ऊपर एक प्राइमर और दूसरे के ऊपर जो है वो लेट मी रेज दैट, गंदा हो गया, मल्टी प्राइमर क्यों लगते हैं, मल्टी प्राइमर उसकी एक खास वजह है। लेकिन एक स्टैंड के ऊपर एक प्राइमर और दूसरी के ऊपर मल्टी प्राइमर को समझने के लिए हमें इलोंगेशन का जो मेन फैक्टर है विच इज द डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसको समझना पड़ेगा, डीएनए पॉलीमरेज। अच्छा इकोलाई के अंदर, बिकॉज एज वी आर डिस्कसिंग इकोलाई एंड प्रोकैरियोट्स, जो एंजाइम डीएनए की पॉलीमराइजेशन करता है इसको आप लोग कहते हैं डीएनए पोल 3, डीएनए पॉलीमराइज 3, राइट। ये जो आपके पास डीएनए पोल 3 है ये असल में डीएनए की पॉलीमराइजेशन करता है। अच्छा अब प्रोकैरियोट्स के अंदर चूंकि एज वी नो कि आपके पास जो जीनोम होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, इसके अंदर जो सबसे हैरानकुन बात ये है कि इन दोनों स्ट्रैंड्स के ऊपर, अच्छा आपको पता है ना कि ये जो आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं ये दोनों डीएनए टेम्पलेट काम करेंगी, और ये जो एंजाइम है या क्यों इस डीएनए टेम्पलेट को देखते हुए इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन में न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस ऐड करेगा और दोनों को पॉलीमराइज कर देगा। लेकिन मसला ये है कि ये बात जब मैंने पहली मरतबा सुनी थी तो मैं भी जो है वो ये सुनकर हैरान हो गया था कि बोथ द स्ट्रैंड्स आर पॉलीमराइज बाय द सेम एंजाइम। मैंने क्या बात की, सेम डीएनए पोल यानी कि डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम will polymerize these two strands,
अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो हमेशा से एक डायरेक्शन में होती है। डीएनए की जो आपके पास पॉलीमराइजेशन है, ठीक है, वो एक डायरेक्शन में होती है। कौन सी? 5 प्राइम से शुरू होती है और 3 प्राइम पे एंड करती है। और सबसे हैरान कौन बात यह है कि एज वी नो के बोथ ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल। एक 5 प्राइम से 3 प्राइम है और दूसरी 3 प्राइम से 5 प्राइम है। सो ये आपके पास एक इशू यहाँ पर क्रिएट होता है कि किस तरह से एक सिंगल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम दो स्ट्रैंड्स को पॉलीमराइज कर सकता है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। और सबसे जो मसले वाली बात है वो ये है कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल डायरेक्शन में 5 प्राइम टू 3 प्राइम, मतलब कि यहां से यहां, मतलब कि ये आपके पास 5 प्राइम है, ये आपके पास 3 प्राइम, मतलब कि वो यहां पर आके बैठेगा और इस डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करेगा। अब अगर जो आपके पास इसकी ऑपोजिट स्टैंड है, इसके ऊपर अगर हम लोग यहाँ प्राइमर्स लगाते हैं तो एज वी नो कि ये आपके पास इसका 5 प्राइम एंड है, तो इसका ऑपोजिट जो एंड होगा एज वी नो कि वो इसका ऑपोजिट होगा। किस तरह से? यहाँ पर 3 प्राइम होगा और यहाँ पर 5 प्राइम होगा। यानी कि अगर ये आपके पास आप लोग सिंपली देखें तो अगर इस स्टैंड के ऊपर डीएनए की पॉलीमराइजेशन होगी तो 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब कि इस डायरेक्शन में। तो यहां पर आपके पास ये इशू है कि किस तरह से एक सिंगल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, सेम एक सिंगल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किस तरह से दो ऑपोजिट स्टैंड की पॉलीमराइजेशन करता है। अब यहां पर ये फैक्टर है। अब यहां पर एक प्रॉब्लम थी, मतलब कि ये एक आपके पास प्रॉब्लम है कि दो ऑपोजिट स्टैंड है जिनकी आप लोगों ने एक सिंगल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ने पॉलीमराइजेशन करनी है। अब वो प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो एज वी नो के बाय डिस्कवरी हुआ कि किसी इंसान ने नहीं निकाला था, बिकॉज इट्स नेचुरल। तो याद रखिएगा कि जो आपके पास इस किस्म का जो आपके पास प्रॉब्लम है उसका जो आपके पास सोल्यूशन है वो कुछ यूं निकला कि लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल इरेज दैट लिटिल बिट एंड लेट मी इरेज इट आल्सो बिकॉज नाउ वी डोंट नीड दैट। हुआ ये कि जो आपके पास दूसरी ऑपोजिट स्टैंड थी वो कुछ इस तरह से बैकवर्ड्स आ गई, मतलब समथिंग लाइक दैट। नाउ अगर आप लोग यहां देखें तो ये आपके पास 3 प्राइम है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में आपके पास क्या होगा? 5 प्राइम। तो यानी कि अगर मैं इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर दूं, दिस इज योर 5 प्राइम। मैं आपको विजुअलाइज भी करवाऊंगा कि किस तरह से ये जो आपके पास बेंडिंग हुई है, मतलब कि ये जो आपके पास दूसरी स्टैंड है ये किस तरह से पीछे आई है, इसको मैं आपको बाय पिक्चर भी दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ देखें कि अगर अब इसकी कर्विंग के बाद जो आपके पास प्राइमर आकर लगेगा तो ये जिस डायरेक्शन में लगेगा, सो ये आपके पास वो प्राइमर है, राइट। तो यहाँ पर आपके पास 5 प्राइम और यहाँ पर आपके पास 3 प्राइम। और इस जो आपके पास ये कर्व्ड आपके पास डीएनए की स्ट्रैंड है इसके ऊपर आप लोग मल्टी प्राइमर्स देखेंगे लाइक दैट। ये आपके पास 5 प्राइम्स और ये आपके पास 3 प्राइम। और ये आपके पास जो दो प्राइमर्स हैं ये आई थिंक ऑलमोस्ट आपके पास 50 टू ऑलमोस्ट 2000 बेस पेयर्स के स्पेस से लगते, मतलब कि इतना बेस पेयर छोड़कर इस स्टैंड के ऊपर जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज प्राइमर आता है, मतलब कि प्राइमेज एंजाइम आता है, वो इतने आपके पास फासले के बाद जो है वो ये डीएनए की स्टैंड जो है, मतलब कि इतने फासले के बाद जो आपके पास प्राइमर्स है वो आके लगा दे और ये जो है ये इस तरह से इस स्टैंड के ऊपर अटैच होंगे इस तरह से। और ये आपके पास जो है वो इंटर प्राइमर जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनकी नाइट्रोजीनियस बेसिस राइट देयर। अच्छा, यहाँ पर ये कर्व हो रही है, दैट्स वाई आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर की तरफ है और यहाँ पर मतलब कि ये थोड़ा सा यहाँ पर आके रोटेट हो रही है और इसकी जो बेसिस है वो अंदर की तरफ आ रही है। अच्छा, सो इस तरह से एज वी नो के एक मतलब एक जो आपके पास स्टैंड होगी उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमर लगेगा एज यू कैन सी राइट देयर, और जो आपके पास दूसरी स्टैंड होगी उसके ऊपर आपके पास मल्टी प्राइमर लगेंगे। ये जो मल्टी प्राइमर लगाने का काम है ये आपके पास वही आरएनए पॉलीमरेज, मतलब कि जो आपके पास प्राइमेज एंजाइम था वही करता है। लेकिन इसको मैंने इनिशिएशन में इसलिए डिस्कस नहीं किया कि थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बन रहा था। अच्छा, अब जो आपके पास वो स्टैंड है जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक प्राइमर लगा हुआ है उसको आप लोग एक नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट लीडिंग स्टैंड। लीडिंग स्टैंड। और जिसके ऊपर आपके पास मल्टी प्राइमर्स लगे हुए हैं उसको आप लोग कहते हैं लैगिंग स्टैंड। लैगिंग स्टैंड राइट देयर। अच्छा, सो अब इनका ये नाम क्यों पड़ा, मतलब कि व्हाई वी कॉल दिस अ लीडिंग स्टैंड एंड व्हाई वी कॉल दिस अ लैगिंग स्टैंड। असल में जब आपके पास जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डीएनए पोल 3 आके अटैच होता है वो इस स्टैंड के ऊपर अटैच होता है, बिकॉज ये वाली जो स्टैंड है मतलब कि इसके ऊपर प्राइमर्स तो लग जाते हैं लेकिन इसका खुलकर रीच करना, बिकॉज इट हैव टू कर्व ना, इट हैव टू कर्व एंड रीच द सेम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम व्हिच इज एक्टिंग ऑन द अदर स्टैंड। तो तब तक इसको थोड़ा सा टाइम चाहिए ताकि इतनी अनवाइंड हो सके कि वो वापस से
जो है वो कर्व कर कर उसी सेम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम तक पहुंच सके। सो दैट्स व्हाई इस स्टैंड के ऊपर, इस डीएनए स्टैंड के ऊपर जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो फर्स्ट स्टार्ट होती है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट लीडिंग स्टैंड। और इसको लैगिंग स्टैंड इसलिए कहते हैं बिकॉज इसके ऊपर जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो लैगली काम करता है। मतलब कि इसके ऊपर जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो लैगिंग होती है। मतलब कि होता कुछ यूं है कि फर्स्ट जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसके ऊपर बैठेगा, मतलब कि इस प्राइमर के ऊपर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो इसकी जो आपके पास है पॉलीमराइजेशन जब यहाँ तक रीच करेगी तो यहाँ से वापस फॉल ऑफ हो जाएगा, यानी कि अब डीएनए की पॉलीमराइजेशन में लैग आया। और याद रखिएगा कि जिस जिस तरह से जो आपके पास डीएनए पॉल 3 इस स्टैंड के ऊपर इस तरफ बढ़ रहा है, तो उस तरह से ये जो आपके पास इस तरफ जो ये वाली स्टैंड है जिसके ऊपर आपके पास मल्टी प्राइमर्स अटैच हैं, वो इस तरह से वापस कर्व बैक होगी और जल्दी जल्दी इस डायरेक्शन में ये पीछे मूव करेगी। और याद रखिएगा कि मतलब लेट्स से अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसके ऊपर बैठेगा और इसको यहाँ से यहाँ तक जो है वो पॉलीमराइज करेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अब हम इसको पॉलीमराइज भी कर देते हैं हाथ के हाथ, ताकि आपको ये विजुअलाइज भी हो कि किस तरह से इसकी पॉलीमराइजेशन जो है वो चलेगी। ये तो बहुत आसान है ना, बिकॉज वो अटैच ही यहाँ पे होता है, यहाँ से उसकी फर्दर जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो उसको करता रहेगा इस तरह से। सो लेट्स से कि ये आपके पास इस तरह से ये आकर इसने इसकी पॉलीमराइजेशन स्टार्ट की। लेकिन इनिशियली होता ये है कि जो आपके पास लैगिंग स्टैंड है उसके ऊपर जो आपके पास पॉलीमराइजेशन का सीक्वेंस है वो कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, अब मैं जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है उसको भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से न्यूक्लियोटाइड्स आते हैं और ग्रोइंग स्टैंड के ऊपर ऐड होते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पर भी इस तरह से इसने यहाँ पर पॉलीमराइजेशन की। अब हो गई है कि ये स्टैंड आगे मूव करेगी और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इसके ऊपर अटैच होगा और यहाँ से जो है वो इसको फर्दर इस तरह से जो है वो अटैच कर रहा है, यानी कि इस तरफ नहीं मूव करेगा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एज फार एज इट्स पॉलीमराइजेशन इज कंसर्न, बल्कि ये स्टैंड आगे मूव करेगी और जो आपके पास गिविंग सीक्वेंसेस हैं डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पॉलीमराइजेशन, जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसकी पॉलीमराइजेशन करेगा। बिकॉज याद रखिएगा कि जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इट विल ऑलवेज पॉलीमराइज फ्रॉम 5 प्राइम, ठीक है, मतलब कि इस डायरेक्शन में उसकी पॉलीमराइजेशन होगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, मतलब कि यहाँ पर आके जो आपके पास फर्स्ट डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा इस तरह से, और ये जो आपके पास मतलब कि यहाँ से यहाँ पर अटैच होगा और फिर यहाँ से यहाँ पर। सो इसके लिए इस स्टैंड को वापस पीछे मूव करना पड़ेगा, मतलब कि बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा। सो यहाँ पर लेट्स से कि हम लोग इसको यहाँ पर अटैच करवाते हैं, मतलब किस तरह से ये जो आपके पास इंटर प्राइमर जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो हो रही है इस तरह से, राइट। तो एज यू कैन सी द स्ट्रक्चर ऑन द स्क्रीन, एज यू कैन सी ये आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है। असल में जो आपके पास हेलिकेज होता है और भी डिफरेंट जो आपके पास फैक्टर्स होते हैं वो एक साथ कंबाइन मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसकी जो आपके पास डायग्राम है, शायद इसमें कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन ना की, बट नियर फ्यूचर आई थिंक विल डिस्कस दिस आल्सो। लेकिन एज फार एज डीएनए पॉलीमराइजेशन इज कंसर्न ऑन सिंपल बेसिस जो हमने डिस्कस किया आई थिंक इट्स इनफ, राइट। अच्छा, तो एज यू कैन सी यहाँ पर इस तरह से जो आपके पास इस स्टैंड को आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से इसकी कर्विंग बैक हुई है और इस तरह से ये जो आपके पास एक सिंगल जो आपके पास डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम है वो आप लोग देख सकते हैं कि वो दो ऑपोजिट स्ट्रैंड्स को जो कि ऑपोजिट इन डायरेक्शन है उनकी एक वक्त में डीएनए पॉलीमराइजेशन कर रहा है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स आउट। अच्छा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपके पास इंटर प्राइमर सेगमेंट्स हैं ये वाले, ठीक है, ये जो यहाँ पर रेड में, इसको हम लोग एक खास नाम देते हैं, यू कॉल्ड इट ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। आप लोगों ने अक्सर नाम सुन रखा होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ओका असल में जापानीज साइंटिस्ट था जिसने और इसकी टीम ने इसको मतलब कि इन फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए को जो है वो डिस्कवर किया था। याद रखिएगा इट इज़ व्हाट, इट इज़ इंटर प्राइमर फ्रैगमेंट्स, मतलब कि प्राइमर्स के दरमियान जो आपके पास फ्रैगमेंट्स होते हैं इंटर प्राइमर फ्रैगमेंट्स, ये इस तरह से जो है वो मतलब कि इनको आप लोग ये जो आपके पास रेड कलर में दिस वन यू कॉल्ड इट व्हाट, यू कॉल्ड इट ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। अच्छा, सो अगर बात करते हैं डीएनए की आपके पास पॉलीमराइजेशन के बारे में, सो होता बेसिकली कुछ यूं है कि एज यू कैन सी दिस पिक्चर, सो इस पिक्चर में वाज़ेह तौर पे देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एक डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड दूसरे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड जो कि ऑलरेडी उस स्ट्रैंड के ऊपर अटैच है उससे अटैच हो रहा है। सो देखें एज यू कैन सी कि जो आपके पास इनकमिंग डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है उसके पास 3 फॉस्फेट हैं, 1 2 3, इसको आप लोग कहते हैं अल्फा बीटा एंड गैमा। अच्छा, अब यहाँ पर ये नाम शायद ना लिखे हो, ठीक है। अच्छा, तो होता कुछ यूं है कि इनिशियली जो आपके पास पी अटैच्ड आपके पास डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता है उसका 3 प्राइम का जो OH होता है, एज यू कैन सी दिस OH, उसका जो ऑक्सीजन होता है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है और वो अटैक करता है अल्फा फॉस्फेट, मतलब कि जो फर्स्ट फॉस्फेट आपके पास पेंटोज शुगर के साथ अटैच है वो उसके ऊपर अटैक करेगा और उससे जो है वो पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देगा और उस आपके पास जो 3 प्राइम OH मतलब के OH ऑफ
कार्बन नंबर 3 ऑफ पेंटोज शुगर ऑफ प्री अटैच डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड विल अटैक ऑन आपके पास अल्फा फोस्फेट और उनके दरमियान जो है एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाएगी और पायरोफॉस्फेट वहां से रिमूव हो जाएगा। याद रखें कि जब आपके पास ये रिमूवल होगा तो आपके पास अल्फा फोस्फेट और बीटा फोस्फेट के दरमियान यानी कि पहले फोस्फेट और दूसरे फोस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड थी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सॉरी वो टूटेगी, उसके नतीजे में एनर्जी रिलीज होगी। और जो आपके पास पायरोफॉस्फेट है ये भी फर्दर जो है वो इनऑर्गेनिक फोस्फेट में टूटेगा और इस तरह से जो ये ओवरऑल डीएनए की रेप्लिकेशन है या फिर इन शॉर्ट डीएनए की पॉलीमराइजेशन है ये थर्मोडायनेमिकली इस तरह से स्टेबल रहती है कि जो आपके पास एटीपी है या इन शॉर्ट जो आपके पास डीऑक्सी या फिर सिंपल राइबोन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके जो आपके पास फर्दर 3 फॉस्फेट हैं उनमें से 2 अलग होते हैं, मतलब कि 2 टूटते हैं। और जब 2 टूटते हैं मींस के फॉस्फोईस्टर बॉन्ड टूटती है और फॉस्फोईस्टर बॉन्ड इज अ स्ट्रांग बॉन्ड एंड व्हेनेवर इट ब्रेक्स इट गिव्स अप एनर्जी और वही एनर्जी से आपकी डीएनए की पॉलीमराइजेशन चलती है, राइट। सो देन इस तरह से जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो चलती रहती है। यहाँ पर एज वी नो कि आपके पास जो है वो डीएनए हेलिकेज होता है जो कि इस डीएनए की डबल स्टैंड को ओपन करते रहता है एंड एज वी हैव सीन इन द पिक्चर ये आपके पास उसी डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम का पार्ट होता है। तो मतलब कि डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम इज अ ह्यूज एंजाइम जो कि इस पूरी डबल स्टैंडर्ड जो आपके रेप्लिकेशन बबल है उसको कैरी आउट करता है, मतलब कि साथ साथ होता है। और जो आपके पास हेलिकेज एंजाइम है वो इसको ओपन करता है और पीछे जो आपके पास डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम के जो आपके पास पॉलीपेप्टाइड के सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है, वो उसको जो है वो फर्दर जो उसकी पॉलीमराइजेशन है उसको कैरी आउट करते हैं। और इस तरह से जब जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो इन द सेम वे एक के ऊपर कंप्लीट मतलब लीडिंग स्टैंड के ऊपर विदाउट एनी गैप के जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो भी चलती रहती है। और याद रखिएगा कि जो आपके पास डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम है व्हाट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम वो आपके पास एक और फंक्शन परफॉर्म करता है जिसको आप लोग कहते हैं प्रूफ रीडिंग। व्हाट यू कॉल्ड इट प्रूफ रीडिंग, मतलब कि ये भी चेक करता रहता है कि जो आपके पास नए आने वाले न्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या वो सही अटैच हुए हैं। बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है ना कि जो आपके पास न्यूक्लियोटाइड है उनकी जो आपके पास कॉम्प्लीमेंटेशन है वो खराब हो जाती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर अगर लेट्स से अगर ड्रॉ कर लें तो मसला नहीं है कि लेट्स से अगर यहाँ पर ए है, ठीक है, तो अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल जी लगा होगा तो ऐसे भी नो कि ये ए जी नहीं जुड़ता, ए हमेशा आपके पास जुड़ता है टी के साथ। तो जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो प्रूफ रीड करता है, मतलब कि समटाइम वो बैकवर्ड भी मूव करता है और देखता है कि क्या कॉम्प्लीमेंटेशन ठीक लगी है। और लेट्स से अगर यहाँ पर जी लगा है तो वो इस जी को रिमूव करेगा एंड एज वी नो कि इसकी जो रिस्पेक्टिव बेस है ए की वो एज वी नो कि यहाँ पर वो थायमीन को अटैच कर देगा इस तरह से। और इस तरह से वो प्रूफ रीड करके जो मिस्टेक्स हैं उसको भी वो दूर करता है। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं लेकिन एज वी नो कि हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन को इस लेवल के ऊपर हाई मतलब कि बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर नहीं डिस्कस कर रहे बिकॉज उसमें जो एक एक स्टेप है मतलब कि यू नो इवन के जो आपके ओकाज़की फ्रेगमेंट्स की बनना है उसका जो ऑल प्रोसेस है वो एक टोटल घंटे की वीडियो रहेगा। मतलब आई एम जस्ट स्क्वीजिंग ऑल द कंटेंट ताकि उसको एक सिंगल लेक्चर में हम लोग समझ सकें, राइट। तो अब जब आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन और प्रूफ रीडिंग और तमाम फंक्शन परफॉर्म हो जाएंगे सो देन होगा ये अब आपके पास आपके पास एक फ्रेगमेंट एक प्रोटीन आएगा जिसको आप लोग कहते हैं RNAH। यू कॉल्ड इट RNAH। याद रखिएगा इस टाइम के ऊपर आपके पास पॉलीमराइजेशन हो चुकी है, इन शॉर्ट ओवरऑल उसको वो एंड होने वाली है, मतलब कि अब वो बिल्कुल एंड सीक्वेंसेस पे पहुंच चुकी है, मतलब कि बिल्कुल उस सर्कुलर डीएनए की एंड एंड रीजन्स के ऊपर जो आपके पास रेप्लिकेशन बबल है वो रीच आउट हो चुकी है। अच्छा एक और बात याद रखिएगा, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई थिंक आई फॉरगेट अबाउट इज दैट कि जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है, डीएनए की पॉलीमराइजेशन याद रखिएगा it is bidirectional. How did I forget that यार, I'm so sorry. Bidirectional ज़्यादा मुश्किल नहीं है लेकिन आई थिंक इसको उस वक्त बताता तो ज़्यादा बेहतर था। इसका मतलब यह है कि एज वी नो ना कि जो आपके पास इस तरह की एक रेप्लिकेशन बबल जनरेट हुई थी इस तरह से, राइट, ये आपके पास इस तरह से बेसिस थी। बाई डायरेक्शनल का मतलब ये है कि जो हम लोगों ने डीएनए की रेप्लिकेशन जितना भी प्रोसेस हम लोगों ने इस तरफ जो है वो डिस्कस किया वही वो इस तरफ भी हो रहा होगा। मतलब कि एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इस तरफ दोनों स्टैंड्स को एक साथ जो है वो पॉलीमराइज कर रहा होगा और जो आपके पास दूसरा आपके पास मतलब कि दूसरी डायरेक्शन है उस पर भी सेम प्रोसेस के थ्रू जो आपके पास दूसरा एक डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम थ्री वो उसी प्रोसेस के थ्रू उस मतलब कि रेप्लिकेशन बबल के उस मतलब कि दोनों डीएनए फोर्स के ऊपर सेम तरह से डीएनए पॉलीमराइजेशन हो रही होती है। एंड लेट्स से कि अब वो होती अब कुछ इस तरह से हो गया कि नाउ यू हैव इज दैट कि अब जो आपके पास वो रेप्लिकेशन बबल है अगर मैं इसको ड्रॉ कर सकूं, लेट मी ड्रॉ इट राइट देयर, छोटा सा, ताकि आपको एज्यूम हो सके कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेट्स से कि अब जो है आई होप सो कि मैं इसको ड्रॉ कर सकूं सही से। आई एम सो सॉरी। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि यहाँ पर जो है वो अभी अटैच है, राइट, और ये आपके पास जो है वो रेप्लिकेशन बबल्स हैं, राइट।
और जो है वो ये जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, लेट्स से कि इसको अगर हम आई ड्रॉ इट फॉर एग्जांपल, लेट्स से कि इसको तो पहले कंप्लीट करते हैं ना कि लेट्स से ये एक यहाँ पर कंप्लीटेड है, ठीक है, और ये जो दूसरी स्टैंड है, ठीक है, वो यहाँ पर जो है वो लेट मी रेज दैट, आई होप सो कि आपने ये नोट कर रखा होगा, वो जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपके पास रेप्लिकेशन बबल है वो बस यहाँ पर एंड होने वाली है। अब जब आपके पास रेप्लिकेशन बिल्कुल अपने एंड पर पहुंच चुकी होगी, उसके ऊपर एक प्रोटीन, एक और एंजाइम आएगा, उसको आप लोग कहेंगे RNase-H, यू कॉल्ड इट RNA-H। इसको आप लोग जो है वो RNase-H भी कहेंगे, RNase-H। ये आपके पास आकर जितने भी प्राइमर्स हैं, असल में ये एक डीपॉलीमराइज एंजाइम होगा, मतलब कि ये जितने भी आपके पास प्राइमर्स हैं, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास प्राइमर्स थे इट वाज बेस्ड ऑन राइबोन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि वो आरएनए के बने थे, मतलब कि वो राइबोन्यूक्लियोटाइड्स के बने थे। तो जितने भी प्राइमर्स अटैच होंगे, ये आकर जो आपके पास आरएनएस है उनको रिमूव आउट कर देगा, ऑल द डिफरेंट ऑल द प्राइमर्स। ये इस स्टैंड के ऊपर, मतलब कि लीडिंग स्टैंड के ऊपर भी और लैगिंग स्टैंड के ऊपर भी। जब आपके पास सारे के सारे प्राइमर्स रिमूव आउट हो गए वाया दिस RNase-H, उसके बाद एक दूसरा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आएगा, उसको आप लोग कहेंगे DNA polymerase 2, DNA polymerase 2, राइट के। और आकर वो जो आपके पास स्मॉल स्मॉल सीक्वेंसेस रह गए थे, फॉर एग्जांपल जब यहाँ पर से जो आपके पास प्राइमर्स है, ये था ना प्राइमर, दीज वर द ब्लू प्राइमर्स। जब यहाँ पर जो है वो आकर रिमूव करेगा, लेट मी रेज दैट कंप्लीटली, ताकि किसी इसको भी इस तरह से रिमूव कर देगा। तो अब इसके जो डायरेक्शंस हैं उसको भी हम लोगों ने आई थिंक यहाँ पर लिख लेना चाहिए, ताकि थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर हो। तो ये आपके पास जो था, ये आई थिंक 5 प्राइम था, ठीक है, और ये आपके पास इस तरफ 3 प्राइम होगा, यहाँ पर आई गेस यहाँ पर 3 प्राइम था, यहाँ पर 5 प्राइम था, और यहाँ पर जो है वो 3 प्राइम था, यहाँ पर 5 प्राइम था, यहाँ पर जो है वो 3 प्राइम, यहाँ पर 5 प्राइम, राइट। तो अब आपके पास जो DNA पॉलीमरेज 2 होगा, वो सिंपली ये जो आपके पास इंटर ओकाजाकी फ्रेगमेंट जो आपके पास गैप्स हैं, विच इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट के RNase-H ने सारे के सारे प्राइमर्स रिमूव कर दिए, अब ये DNA पॉलीमरेज एंजाइम आके इन सब की पॉलीमराइजेशन करेगा और ये जो गैप्स हैं उनको फिल आउट कर देगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट जो आपके पास इस 5 प्राइम एंड और यहाँ पर जो नया जो आपके पास DNA पोल 2 ने फर्दर पॉलीमराइजेशन कर रखी होगी, इसके दरमियान की जो एक फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगी एंड सीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर जो आपके पास 5 प्राइम होगा और यहाँ पर जो आपके पास जो है वो 3 प्राइम होगा, उसके दरमियान की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड सिर्फ वो बच जाएगी। उसका रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स से कि यहाँ पर भी अगर हम लोग कंप्लीट कर लें, तो ये आपके पास 5 प्राइम और ये आपके पास 3 प्राइम, तो यहाँ पर जो है वो ये जो आप यहाँ पर भी आपके पास ये पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगी इस तरह से, और यहाँ पर भी एक गैप बच जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो। अच्छा, ये गैप्स क्यों बच रहे हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कंप्लीट दैट। ये पूरा ब्लैक हो गया, ये रेड वाला मार्कर भी, सो लेट मी कंप्लीट दैट। ये आपके पास 3 प्राइम था और यहाँ पर भी एक गैप जो है वो बच जाएगा इस तरह से, एंड सिमिलरली यहाँ पर भी जो है वो 5 प्राइम से 3 प्राइम देयर, और यहाँ पर भी जो है वो एक गैप इस तरह से बच जाएगा। सो लेट मी कंप्लीट दिस डायग्राम, और मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि वाई दैट कि यहाँ पर ये जो आपके पास आखिरी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थी ये क्यों बच रही है, राइट देयर। सो लेट्स से जो आपके पास ये कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपके पास ये वाली आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, बिकॉज यहाँ तक कि जितने भी आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड थे, बिकॉज हमें ये पता है कि एक DNA की स्ट्रैंड के ऊपर जो आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरे न्यूक्लियोटाइड के दरमियान की जो आपके पास बॉन्ड होती है वो होती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो एंड है इसको आप लोग क्या कहते हैं, दिस इज योर एक्चुअली 5 प्राइम, राइट, 5 प्राइम, और ये जो है ये वाली एग्जैक्टली ये आपके पास 3 प्राइम है। मतलब कि यहाँ पर आपके पास, मतलब कि ये अगर इस तरफ आपके पास फॉस्फेट है तो उसकी तो उस तरफ आपके पास जो है वो एक्जैक्टली OH होगा। याद रखिए कि जब आपके पास एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ता है तो होता कुछ यूं है कि 3 प्राइम वाला जो आपके पास OH होता है वो अटैक करता है 3 फॉस्फेट में से पहले फॉस्फेट के ऊपर। अब अगर यहाँ पर पहले से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल फॉस्फेट लगा हुआ है तो ये आपके पास 3 प्राइम वाला OH यहाँ पर अटैक नहीं कर पाएगा। एज यू कैन सी दिस पिक्चर, होता कुछ यूं है ना कि ये जो आपके पास एक 3 प्राइम है ये अटैक करता है 5 प्राइम वाले, मतलब कि उस 3 फॉस्फेट में से पहले फॉस्फेट के ऊपर। लेकिन लेट्स से ये आपके पास जो पिक्चर है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपके पास एक सिंगल फॉस्फेट बॉन्ड है, एक तरफ आपके पास 5 प्राइम है जो कि प्री अटैच था
और जब आपके पास एक नया 3 प्राइम यानी कि कार्बन नंबर 3 OH और कार्बन नंबर 5 फॉस्फेट जब आमने सामने होंगे तो वहां पर बॉन्ड नहीं बनेगी, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द नेचर ऑफ देयर बॉन्ड। होता कुछ यूं था ना कि 3 प्राइम ने अटैक करना है वन ऑफ द फॉस्फेट ऑफ दोस 3 फॉस्फेट जो कि वहां पर लगे होते थे, यानी कि 3 फॉस्फेट थे इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड के साथ, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक है। अब ये जो बॉन्ड्स होंगी, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और सबका जो रीजन है वो सेम है कि 3 प्राइम ने अटैक करना है उन 3 फॉस्फेट में से एक फॉस्फेट के ऊपर। हालांकि अब अगर एक न्यूक्लियोटाइड ऑलरेडी अटैच है तो उसके 2 न्यूक्लियोटाइड तो ऑलरेडी रिमूव हो गए, अब वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक फॉस्फेट होगा और वो जो आपके बॉन्ड है वो इस तरह से नहीं बनेगी। अब यहाँ पर एक और एंजाइम आता है जिसको आप लोग कहते हैं डीएनए लाइगेज एंजाइम। डीएनए लाइगेज एंजाइम वो आकर आपके पास ये जो बॉन्ड्स होती हैं, अच्छा इन रीजन को हम लोग कहते हैं निक रीजन। यू कॉल्ड इट निक, यू कॉल्ड इट व्हाट, NIC भी कहते हैं सम बुक्स में, और कुछ में NIQ भी कहते हैं। निक भी यानी कि NIQ एंड NIC बोथ आर कॉल्ड, मतलब कि इन रीजन को, ये वाली जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है वो जो रह जाती है उनको आप लोग इस तरह से नाम करते हैं। अब जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो आएगा, ठीक है, और इस तरह से जो है वो इनकी मतलब कि ये जितने भी रिमेनिंग जो आपके पास फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है उसको भी बनाकर कंप्लीट कर देगा। इस तरह से जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है वो इस तरह से डीएनए लाइगेज आके कंप्लीट करेगा, और यहाँ पर जो आपके पास इलोंगेशन है वो खत्म होती है। अब आइए बात करते हैं कि किस तरह से ये जो आपके पास डीएनए की पॉलीमराइजेशन है ये किस तरह से जो है वो टर्मिनेट करते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस दैट। सो भाई ये बात करते हैं टर्मिनेशन के बारे में। सो अब तक हमारे पास कुछ ये हो चुका है कि एस्पिनो के एक ही रेप्लिकेशन बबल से चले हुए 2 डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, और जो आपके पास रेप्लिकेशन है वो बिल्कुल एंड होने वाली है। अब हम ये समझेंगे कि किस तरह से जो आपके पास टर्मिनेशन है वो हो रही है। अच्छा, इलोंगेशन में जितना भी हमने कुछ डिस्कस किया वो सब कुछ ऑन द प्रोसेस हो रहा होता है एट द सेम टाइम। अब ये डिस्कशन है जो आपके पास 2 डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम वो किस तरह से अपनी डीएनए के रेप्लिकेशन से मूव आउट होते हैं, मतलब किस तरह से वो लीव आउट करते हैं। तो बेसिकली जिस तरह से आपके पास इनिशिएशन सीक्वेंसेस थे, इनिशिएटरी सीक्वेंस एज वी हैव डिस्कस, मतलब कि जो आपका ओरिजिन था, मतलब कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, जो आपके पास डीएनए बॉक्स था, डीएनए बॉक्स खास तौर पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन याद है आपको? आई थिंक इट वाज ऑलमोस्ट 13 बेस पेयर्स विच वाज रिपीटिंग 3 टाइम्स, राइट। ये आपके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन था, यहाँ से जो आपके पास इनिशिएशन थी वो स्टार्ट हो रही थी। अब इस तरह से आपके पास टर साइट्स होती, क्या होती हैं? टर साइट्स। टर मीन्स टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। इस टर्मिनेशन से हम लोगों ने ये टर्स है, मतलब कि वहाँ वो साइड जहाँ पर जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन है वो टर्मिनेट करती है उसको आप लोग टर साइट्स कहते हैं। और ये भी आपके पास स्मॉल सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए, मतलब कि जीनोम के ऊपर स्मॉल रीजन्स होते हैं जिनको आप लोग टर साइट कहते हैं। अच्छा, एज वी नो कि वी आर डिस्कसिंग इक्वलाई, मतलब कि इसका क्या इक्वलाई की आप लोग डीएनए रेप्लिकेशन देख रहे थे, तो इसके अंदर जो आपके पास टर साइट होती हैं इट इज़ ऑलमोस्ट 24 बेस पे लॉन्ग, ऑलमोस्ट टर साइट जो होती हैं वो 24 बेस पे लॉन्ग होती हैं, ठीक है। एंड आल्सो इट रिपीट समटाइम, मतलब कि एक्स टाइम ये अपने आप को रिपीट भी करती है, लेकिन समटाइम्स ये कुछ आपके पास स्टैंड्स ऐसी हैं जिसमें सिंगल 24 बेस पेयर के आपके पास जो है वो एक सिंगल सीक्वेंस है जो कि एज अ टर साइट एक्ट करता है। अच्छा, कि जो आपके पास टर साइट होती हैं यार मल्टीपल मल्टीपल टर साइट। और याद रखिएगा डीएनए की टर्मिनेशन में एज वी हैव 2 डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, तो आपको 2 टर साइट्स चाहिए जिनके ऊपर जाकर जो है वो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो एंड करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अब हम लोग यहाँ पर ये जो 2 सीक्वेंस बन गए हैं, अब इसी के अंदर हम लोग टर साइट्स जो है वो ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास एक सा मतलब कि एक टर साइट है, लेट मी ड्रॉ विद अ डिफरेंट कलर। फॉर एग्जांपल एक है आपके पास ये, फॉर एग्जांपल दिस वन, और एक है आपके पास ये दिस वन, मतलब कि ये रीजन जो है वो दिस वन, ये आपके पास एक टर साइट है, और जो है वो दूसरा जो है वो ये आपके पास एक टर साइट, मतलब कि यहाँ पर इसको आप लोग टर साइट कह सकते हैं। दिस 2 साइड्स आर कॉल्ड एज टर साइट, मतलब कि टर्मिनेशन साइट, राइट। अच्छा, अब एक प्रोटीन होता है जिसको आप लोग टस प्रोटीन कहते हैं। यू कॉल्ड इट व्हाट? यू कॉल्ड इट टस प्रोटीन, टस सॉरी प्रोटीन। नाउ टस मीन्स टर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस प्रोटीन, टर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस एंड प्रोटीन, मतलब कि
टर यूटिलाइजेशन सीक्वेंस प्रोटीन इज द फुल फॉर्म ऑफ टस प्रोटीन। अब ये प्रोटीन जो हैं ये आते हैं और इन टस साइट्स के ऊपर जाकर बाइंड करते हैं। अब लेट्स से कि फॉर एग्जांपल हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, तो लेट्स से कि ये जो आपके पास जो दो सेगमेंट्स थे विच आर शोइंग टर साइट, अब ये आपके पास टस प्रोटीन बन चुके हैं, लाइक दैट फॉर एग्जांपल, लाइक दैट। और अब इसको हम लोग थोड़ा सा शेड आउट करते हैं ताकि नाउ दीज आर प्रोटीन्स, राइट दैट। अच्छा, अब जो आपके पास टस प्रोटीन्स हैं इनका काम करने का फंक्शन ये है कि लेट्स से उसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग से, मतलब कि इसमें से एक सीक्वेंस को, एक डीएनए की स्ट्रैंड को जो है वो हम लोग लेते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल राइट देयर। अच्छा, एक और बात, ये जो आपके पास टस प्रोटीन्स हैं वो एक सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए के ऊपर बाइंड करते हैं। याद रखिएगा कि जो आपके पास टस प्रोटीन है इट विल बाइंड विद अ सिंगल स्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड, राइट। अच्छा, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये आपके पास दो स्ट्रैंड्स हैं। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपके पास ये टस प्रोटीन है ये किस तरह से काम करते हैं, राइट। नाउ फॉर एग्जांपल दीज आर द टू सेपरेटेड स्ट्रैंड्स। चूंकि हमें ये पता है कि स्ट्रैंड्स को रेप्लिकेट करने के लिए उनको आपस में से सेपरेट करना पड़ता है। अच्छा, सो नाउ वी हैव दिस टस प्रोटीन राइट देयर, राइट देयर, राइट। और दूर जाकर मतलब कि दूसरा जो आपके पास टस प्रोटीन होगा, अगर उसको भी यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लें तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर रहेगा, राइट देयर। तो ये आपके पास डीएनए की स्ट्रैंड है और ये आपके पास जो है वो सेकंड, और जो दूसरा आपके पास सेकंड टस प्रोटीन होगा वो ऑपोजिट स्ट्रैंड के ऊपर जाकर अटैच करेगा, राइट देयर। एग्जांपल दिस, राइट, ओके। अच्छा, सो एज वी नो कि अब यहाँ पर इन दोनों डायरेक्शन से जो आपके पास दो डिफरेंट डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम इस तरफ मतलब कि यहाँ मूव कर रहे हैं, और यहाँ पर से भी मतलब कि एक जो है वो यहाँ इस तरफ मूव कर रहे हैं। सो जो आपके पास टस प्रोटीन्स हैं उनके काम करने का फंक्शन ये है कि ये जो आप लोग बेसिस देख रहे हैं इनका फंक्शन ये है कि इसको इन्वर्ट कर देते हैं, मतलब कि टस प्रोटीन विल इन्वर्ट द नाइट्रोजीनियस बेसिस, राइट, इन ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दैट कि जब आपके पास यहाँ से ये जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज 3 एंजाइम जब यहाँ मूव करेगा तो जब यहाँ पहुंचेगा तो बिकॉज इसकी बेसिस इन्वर्टेड है तो ये जो आपके पास एंजाइम है ये इस स्टैंड से जो है वो लीव आउट हो जाएगा और इस वाली स्टैंड को मतलब कि इस स्टैंड की पॉलीमराइजेशन को कंटिन्यू करेगा। सो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो है वो अब ये जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम था इस ऊपर वाली स्टैंड से लीव आउट हुआ और जो आपके पास ये वाली स्टैंड थी इसकी इसने पॉलीमराइजेशन कर दी। सो लेट्स से कि ये आपके पास इसकी पॉलीमराइजेशन यहाँ तक पहुँच चुकी है, राइट। यहाँ तक इसने मतलब कि यहाँ पर भी इस तरह से होता हुआ इसने, लेकिन जब यहाँ पर पहुंचा तो आगे एज वी नो कि जो आपके पास टस प्रोटीन था उसकी वजह से वो रुक गया और यहाँ तक इसने इसकी पॉलीमराइजेशन किया। सो इसी तरह से जो आपके पास ये वाला आपके पास डीएनए पोल होगा ये भी यहाँ तक आते आते, अच्छा यहाँ पर भी ये जो है वो ये जो सीक्वेंस होगा उसको भी ये जो है वो पॉलीमराइज करता आएगा, राइट, राइट देयर। और इसको तो एज यू नो किसने करना है, राइट देयर। और इस तरह से यहाँ पर जब ये पहुंचेगा सो व्हेन जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा जब वो इन दोनों पोजीशन के ऊपर आएगा ये वाला मतलब कि इस डायरेक्शन से और इस डायरेक्शन से यहाँ पर पहुंचेगा, सो इससे होगा ये कि ये जो आपके पास टस प्रोटीन है ये रिमूव हो जाएगा और जो बेसिस हैं मतलब कि जो इन्वर्टेड बेसिस हैं वो आपके पास वापस से जो है वो नीचे आ जाएंगे और इसकी भी आपके पास पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर इस आपके पास टस प्रोटीन की दो साइड्स होती हैं, एक को आप लोग परमिटिव कहते हैं और एक को नॉन परमिटिव कहते हैं, उसको भी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ, बट लेट मी कंप्लीट एट फर्स्ट, राइट। अच्छा, अब जो आपके पास टस प्रोटीन है याद रखिएगा कि इसकी दो साइड्स होती हैं, एक को आप लोग कहते हैं परमिटिव साइड, ठीक है, और दूसरी को आप लोग कहते हैं नॉन परमिटिव साइड, मतलब इट हैज टू साइड, वन इज परमिटिव साइड, राइट, एंड द अदर वन इज नॉन परमिटिव। आई होप सो कि आप लोग देख सकते होंगे नॉन परमिटिव। अच्छा, जब यहाँ से जो आपके पास डीएनए पॉलीमरेज आया था इस डायरेक्शन से, तो यानी कि इस डायरेक्शन से ये वाला जो टस प्रोटीन था ये वाली इसकी परमिटिव साइड थी और ये वाली इसकी मतलब कि जब यहाँ से आया था तो इसको मतलब कि यहाँ पर इस
टेस्ट प्रोटीन ने यहाँ से आने वाले डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम को परमिट नहीं किया था, सो दिस साइड विल बी द नॉन परमिटिव साइड, मतलब कि यहाँ से इसकी जो बेसिस थी वो इन्वर्टेड थी, मतलब कि यहाँ से आने वाला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहाँ से आगे मूव नहीं कर सकता, मतलब कि इसकी फर्दर पॉलीमराइजेशन यहाँ से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अदर साइड वाज परमिटिव, मतलब कि यहाँ से आने वाला जब आएगा तो दिस टेस्ट प्रोटीन विल रिमूव आउट और यहाँ से इसकी भी फर्दर पॉलीमराइजेशन हो जाएगी। सो इस तरह से इसकी टर्मिनेशन होगी। अच्छा, होता ही है कि जब इस तरह से इसकी पॉलीमराइजेशन कंप्लीट होती है तो जो दो आपके पास कोवेलेंटली कंबाइंड डीएनए होते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल, अब जब आपके पास पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो चुकी है तो लेट्स से एक आपके पास ये रहा, सो लेट मी ड्रॉ इट कंप्लीटली, और जो दूसरा होगा वो इसके दरमियान इस तरह से फंसा होगा, मतलब कि लेट्स से इट्स लाइक दैट। अब कुछ प्रोटीन्स आएंगे जो इनको सेपरेट करेंगे और जो दो जीनोम्स होंगे वो आपस में से सेपरेट होकर दो डिफरेंट जीनोम बन जाएंगे, और इस तरह से जो आपके पास डीएनए की रेप्लिकेशन है इनसाइड प्रोकैरियोट्स वो इस तरह से यहाँ पर टर्मिनेट करती है। अब मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी ऑफ कोर्स जो कि मैंने डिस्कस नहीं की। फॉर एग्जाम्पल इन प्रोटीन को ही मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया बिकॉज मुझे लगता है कि एज फार एज रेप्लिकेशन इज कंसर्न दिस थिंग्स आर नॉट नेसेसरी। सो दैट इज इट विद द टर्मिनेशन, एंड आई होप सो कि आपको ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो समझ आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, सो एज ऑलवेज डू शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर योरसेल्फ। गुड बाय।